तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, जो कि है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल। तो आइए शुरू करते हैं। प्रजातंत्र की एक मुख्य परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के शासन के लिए शासन ही होता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। भारत। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ क्या है? आज विश्व के लगभग 1/4 देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सके हैं, परंतु जहां इसकी स्थापना हो चुकी है उसे चुनौती देने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कई पड़ाव आए हैं। प्रत्येक पड़ाव पर दुनिया भर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सपने गंभीर चुनौतियाँ रही हैं। ये चुनौतियाँ अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति की है। जैसे जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की चुनौती, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र मजबूत करने की चुनौती और तीसरी प्रमुख चुनौती है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? जो कि है 7 और 8 पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे। चलो आज चलते हैं। सरकार के 3 अंगों के बीच टकराव, संकीर्ण दलीय राजनीति, संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव, दलों द्वारा उम्मीदवारों के टिकट वितरण में पारदर्शिता का अभाव, राजनीतिक दलों द्वारा राज्यों से ज्यादा महत्व दिया जाना, गठबंधन की राजनीतिक मजबूरी, क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक भेदभाव। लोकतंत्र की चुनौती के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। जानते हैं पॉइंट्स के द्वारा। फर्स्ट है बेरोजगारी की संपत्ति, मूलभूत बातों पर सहमति, स्थानीय स्वशासन पर मजबूती, समानता की स्थापना, नागरिकों के लिए अधिकार एवं स्वतंत्रता की बहाली, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, जनसंपर्क माध्यम की स्वतंत्रता, सुधारात्मक कानून के निर्माण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्रता के समय भारत के कौन सी चुनौती थी? उत्तर है स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। राष्ट्र ने धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववाद तथा विद्रोह इनके अतिरिक्त है। भारत के चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद जो 1962 में चीन भारतीय युद्ध में बदले गए, और पाकिस्तान के साथ अनसुलझे विवाद जिसके परिणाम स्वरूप 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए तथा देशी रियासतों में भारत के लिए विलय आदि। प्रश्न संख्या 7, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक की व्यवस्था भी हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 8, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, क्योंकि भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अपना भारत देश विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। प्रश्न संख्या 9, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण इस प्रकार है। इस सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त कर सकती है। इसे चुनाव के माध्यम से होते हैं। सभी व्यक्ति नागरिकों में मत देने का अधिकार होता है। थर्ड है, सरकार पर अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 10, लोकतांत्रिक की नींव क्या है? एक लोकतांत्रिक संपूर्ण संघ बनाने के लिए न्याय स्थापित करता है, घरेलू शांति की बीमा करे और सामान्य रक्षा प्रदान करे, सामान्य कल्याण को बढ़ावा दे, स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे। लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव क्या है? सॉरी, मेरे वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर है इसका। संविधान सरकार की एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप की स्थापना करता है, यानी हमारे पास संप्रभु राज्य के अविभाज्य संघ है। यह एक लोकतांत्रिक है क्योंकि लोग स्वयं शासन करते हैं। यह प्रतिनिधित्व है क्योंकि लोग स्वयं और गुप्त मतदान निर्वाचित अधिकारियों को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 12, लोकतांत्रिक की नींव किसने रखी थी? लोकतंत्र आमतौर पर प्राचीन यूनानी पर प्रयासों से जुड़ा है जिन्होंने 28वीं शताब्दी बुद्धिजीवी ने पश्चिमी सभ्यता के संस्थापक माना। 13, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? लोकतंत्र की आधारशिला में सभा की स्वतंत्रता, संघ संपत्ति के आधार, धर्म और भाषण की स्वतंत्रता, समावेश और समानता, नागरिकता और शासितता की सहमति, मतदान अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, अनुचित सरकारी वचन से संबंधित और अल्पसंख्यक अधिकार शामिल है। 14, एक दलीय प्रणाली से क्या आशय है? जिससे राष्ट्र में केवल एक ही दल हो तथा शासन की समस्त उसी दल के हाथों में केंद्रित हो, वह एक दलीय को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। 15 है, पार्टी हित शासन का अनुदान शासन है, जबकि पार्टी विरोधी शासन का प्रक्रियावादी शासन है। यह कथन किसका है? यह है सर्टोरी का। प्रश्न संख्या 16, भारत में दलीय लोकतंत्र की वकालत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने दी थी? M.N. राय ने। प्रश्न संख्या 17, भारत में कौन सी दल प्रणाली पाई जाती है? यह बहुदलीय प्रणाली। अगर आपको टॉप 16 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो है जो कि पॉलिटिकल साइंस BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है 18 से लेकर आगे टॉप क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक वीडियो लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 18 क्वेश्चन, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? सहमति के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर सामूहिक प्रयास द्वारा ही राष्ट्रहित की हितों की प्रक्रिया के लिए संगठित व्यक्तियों की व्यवस्था ही राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है दबाव समूह की परिभाषा। जेगलर के अनुसार दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों की सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लिबिश से आप क्या समझते हैं? लिविंग अमेरिका में दबाव समूह के द्वारा प्रचलन में है। इस प्रक्रिया में दबाव समूह के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कांग्रेस से भार बरामदे में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं तथा विभिन्न तरीकों से उन पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारत में किन्हीं दो दबाव समूह का नाम उल्लेख कीजिए। अखिल भारतीय किसान यूनियन तथा हिंद मजदूर सभा। हित समूह का दबाव समूह में अंतर। हित समूह विभिन्न हितों का समूह होता है, उसका उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य संगठित शक्ति के आधार पर शासन सत्ता पर दबाव बनाना है। दबाव समूह की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, दबाव गुट की प्रकृति राजनीतिक होती है। जिला प्रशासन की कौन सी इकाई है? जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई तथा सबसे छोटी इकाई है जो काफी प्राचीन समय से स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग है। प्रश्न संख्या 25, जिला स्तर के मुख्य अधिकारी को कौन होते हैं? इनके प्रमुख अधिकारी कलेक्टर या जिलाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला व्यवस्थक अधिकारी CMO, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSc आदि होते हैं। जिला प्रशासन और राज्य के बीच समन्वय रखने के लिए संभाग के विकास के लिए संभागीय आयुक्त या कमिश्नरी होती है। जिला प्रशासन को निर्देशन देने और सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने में उनकी भूमिका प्रमुख है। जिला न्यायाधीश कौन होते हैं? जिला न्यायाधीश भारतीय शासन के सर्वाधिक सुदृढ़ और सशक्त स्तंभ है। वह जिला प्रशासन का धुरी है। ये जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। कर्तव्य और दायित्व के अनेकता के कारण उसे कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासन काल में।
प्रश्न संख्या 28, 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था तथा प्रत्येक स्तर पर गठित संस्था का नाम लिखिए। मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये 3 स्तरीय थे: जिला, ब्लॉक, गांव। गांव का स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार प्रश्न संख्या नेक्स्ट होगा 29। किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई अर्थात उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। ग्राम सभा के प्रधान का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? उत्तर: ग्राम सभा के प्रधान का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। उत्तर प्रदेश के किन्हीं 2 नगरों का नाम बताइए जहां नगर निगम स्थापित है। ऐसे 2 नगर हैं मेरठ तथा इलाहाबाद। नगर निगम का स्वच्छ अधिकारी कौन होता है? नगर निगम का स्वच्छ अधिकारी महापौर मेयर होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग कब बहुसदस्यीय बना? अक्टूबर 1993 में केंद्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। 35 चुनाव सुधार संबंधी सुझाव देने वाली किन्हीं 2 समितियों के नाम बताइए। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। 37 संख्या, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदाताओं का न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 1989 से 61वें संविधान संशोधन द्वारा। निर्वाचन का थकान पद का अर्थ क्या है? जनता की उदासीनता बार-बार चुनाव के कारण। 39 मुख्य चुनाव आयुक्त को सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त किस पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। अन्य चुनाव अधिकारी को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही हटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 40, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए क्या योग्यता निश्चित की गई है? संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का कोई वर्णन नहीं किया गया है, न ही उनकी नियुक्ति संबंधी किसी विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। यह सब कुछ राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 41, जातिवाद ने मतदान व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित किया है? जातिवाद का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन फिर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और केरल में इस तत्व का प्रभाव अधिक है। 1971 में लोकसभा चुनाव, 1972 में विधानसभा चुनाव, 1977 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर के 1984, नवंबर 1989 तथा मार्च 1998 के संबंध में पूर्वकथन किया जा सकता है कि कुछ लोकसभा चुनाव में यह बात देखी गई है कि किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में जातीय आधार पर चुनाव परिणाम संबंध में पूर्वकथन किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जाति का प्रभाव ह्रास की ओर उन्मुख है। 16वीं व 17वीं शताब्दी का चुनाव यही संकेत करता है। नेक्स्ट होगा हमारा 42 मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कोई 2 आकर्षक कारक बताएं। श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ। इसी प्रकार का आकर्षण आ रहा था 16वीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी द्वारा अच्छे दिन आएंगे का जनमानस एक व्यापक प्रभाव पड़ा। 43 प्रश्न संख्या, भारत में चुनाव कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं? यहाँ पर आमतौर पर हर साल 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार का कार्यभार कौन संभालता है? भारत देश के कुल 8 केंद्रशासित प्रदेश मौजूद हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और ग्राउंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा अंडमान निकोबार। दिल्ली और पुडुचेरी है और आंशिक रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त मिला है।
किंतु यह अभी भी पूर्ण राज्य घोषित नहीं हुआ है। इन केंद्रशासित प्रदेशों में निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के न होने पर प्रदेश का सारा कार्यभार लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता है। प्रश्न संख्या 45, भारत के चुनाव में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? किसी क्षेत्र का ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के आर्थिक योजना बनाता है, उसको नियमन करता है तथा समाज में सामाजिक न्याय को बनाए रखता है। साथ ही विभिन्न तरह के करों का संचय करता है। ब्लॉक पंचायत तथा पंचायत समिति के क्षेत्र के सांसद, विधायक, SDO तथा गांव के पिछड़े हिस्सों की प्रतिनिधि करते हुए कुछ लोग शामिल होते हैं। ब्लॉक पंचायत किसी तहसील के लिए कार्य करता है और इसके ब्लॉक डेवलपमेंट कहा जाता है। जिला पंचायत के अंतर्गत IAS ऑफिसर उसके साथ निर्वाचन जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। 46, प्रश्न संख्या अलंकवाद क्या है? अलंकवाद को राजनीतिक गठन का एक उदाहरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक या एक से अधिक उपप्रणाली में राजनीतिक अभिनेताओं का एक क्षेत्र में अपनी वफादारी, अपेक्षाएं और राजनीतिक गतिविधियों को वापस ले जाते हैं और उसमें स्नेह का केंद्रित करते हैं। 47, उपनिवेशवाद और भारतीय अलंकवादी आंदोलन से क्या संबंध है? भारतीय कई जातिवादी और धार्मिक समुदाय का घर है। इस क्षेत्र में पर ब्रिटेन उपनिवेश में बनने वाले पहले भारतीय उपमहाद्वीप में अपना जाति पर अलग अलग राजाओं का शासन था। अपने और पूर्व उपनिवेशिक की तरह विभाजित करने का इतिहास रहा है। इसकी अलग अलग सभी उपनिवेश आज भी अलंकवाद आंदोलन का सामना कर रहे हैं। इसी तरह भारत की कई अलंकवादी आंदोलन का सामना कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद से ही भारतीय अलंकवाद आंदोलन की एक बड़ा मुद्दा रहा है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता से अभिप्राय कट्टरता से है। यह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति एक प्रकार का अंधविश्वास है जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक संप्रदाय के हितों को तक नुकसान पहुंचाने को नहीं चूकता। 49, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय एक ऐसे राज्य से है जिसमें अपना कोई धर्म नहीं होता है और धर्म के आधार पर व्यक्तियों को कोई भेदभाव नहीं करता है। ऐसा राज्य धार्मिक मामलों के पूर्णतः राष्ट्र रहता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट होगा 50। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 50, सांप्रदायिक के दुष्परिणाम बताइए। पारस्परिक विद्वेष की भावना, आर्थिक हानि, जनहानि, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। 51, धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या पहचान है? धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। 52, धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप कौन से शासन व्यवस्था में दिखाई देता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य मूल रूप से लोकतांत्रिक होता है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है। 53, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भाव कहाँ निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का भाव निहित है। मार्क्स धर्म के किस तत्व की संख्या देता है? मार्क्स धर्म को अफीम की संख्या देता है। क्षेत्रीयवादी से क्या आशय है? राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य का प्रांत की अपेक्षा एक छोटा क्षेत्र में लगाव अथवा उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण है। भाषा क्षेत्रवादी को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? भारत की अधिकांश राजनीतिक क्षेत्रवादी और भाषा के बहुमत से प्रश्नों के चारों ओर घूमती है। इसका विचार है कि क्षेत्रवादी की समस्याएं स्पष्ट रूप से भाषा से संबंधित है। भारत में सदैव ही इनकी भाषाएं रही हैं और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले ने कई बार अलग अलग राज्यों के निर्माण के लिए व्यापक आंदोलन किए हैं। भारत सरकार ने भाषा के अधिकार पर राज्य का गठन करके ऐसे कई उत्पन्न कर दी गई हैं जिसके अंतिम समाधान निकालना कठिन है। क्षेत्रीयता राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है कैसे? यह क्षेत्रीयता और प्राणप्रियता की भावनाएं राष्ट्रीय हितों से टकराती हैं तो देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाता है। सामाजिक न्याय से क्या आशय है? लास्की के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ समान सामाजिक अधिकारों से है। जिस प्रकार समाज में किसी वर्ग विशेष का ना तो कोई विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए और ना ही धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर किसी को वंचित करना चाहिए। आर्थिक न्याय को समाज की उत्पादन व्यवस्था से जुड़ने वाला विचारक कौन था? आर्थिक न्याय और समाज की उत्पादन व्यवस्था से जुड़ने वाला विचारक कार्ल मार्क्स था। सकारात्मक कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी जातीयता, आय या पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से सिस्टम से बाहर रहने वाले का अवसर प्रदान करें।
कर रहे हैं। सकारात्मक कार्रवाई से क्या उद्देश्य है? सकारात्मक कार्रवाई से का उद्देश्य एक ऐसे कार्यबल बनाने के लिए रोजगार के अवसरों तक उचित पहुंच स्थापित करना है जो प्रासंगिक नौकरी बाजार में योग्य उपलब्ध कार्यबल की जनसंख्या का सटीक प्रबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 62। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 62 सकारात्मक क्रियाओं का एक उदाहरण दीजिए। सरकार द्वारा संचित शिक्षण संस्थाओं में भारत सरकार SC, ST और OBC छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। उन्हें बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधि देने के लिए उनके आबादी के अनुपात में SC और ST के लिए निर्वाधन क्षेत्र आवश्यक करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम PSU सिविल सेवाओं वैधानिक निकाय के आरक्षण प्रदान किया जाता है। रक्षा और न्यायपालिका में आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 63। सकारात्मक कार्रवाई क्या है? सकारात्मक कार्रवाई एक सरकार नीति है जिससे अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों को रोजगार खोजने, विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने और आवास प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीति मूल रूप से वंचित समूह को सामुदायिक कार्यस्थल को, शिक्षित संस्थानों को विकसित बढ़ाने की पेशकश करने से संबंधित है। आयुष्मान भारत किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, बाल विकास तथा बालिका शिक्षा से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मेक इन इंडिया। SI पूर्ण रूप क्या है? स्किल इंडिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2016 से। राष्ट्रीय निर्माण क्या है? राष्ट्रीय निर्माण स्थानीय समुदाय के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना को वृहत केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था को आंतरिक करने की प्रक्रिया है। नेशन डिजाइन, नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप नामक पुस्तक के लेखक और बेंडिक्स है। प्रश्न संख्या 71 जो कि है नेशन बिल्डिंग नामक पुस्तक के लेखक संपादक कौन है? नेशन बिल्डिंग नामक पुस्तक के लेखक संपादक कार्ल दुस तथा जे फोल्डच है। 72 राष्ट्र निर्माण के लिए पहले किसका विकास होना अनिवार्य है? राष्ट्र निर्माण के लिए प्रथम राष्ट्रवाद का विकास होना अनिवार्य है। भारत में राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ बिंदु क्या माना जाता है? भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ बिंदु 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। रिसर्च ट्रेडेंट्स एंड इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंट ट्रेडेंट्स इन इंडिया नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक AR देसाई हैं। मानवतावाद से क्या आशय है? राष्ट्र की सीमाओं को समाप्त करना आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण की समस्या किन देशों में अधिक पाई जाती है? राष्ट्र निर्माण की समस्या एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में अनुदित राष्ट्र से अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 77। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स से आप क्या समझते हैं? संविधान में भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को राज्य का संघ घोषित किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य 2 विशेषताएं हैं। भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के माध्यम समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ के पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है। 78 प्रश्न संख्या 78 संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत संसद के नए राज्यों को प्रवेश की स्थापना का अधिकार प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं? साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों को उसकी भावनाओं तथा प्रयत्नों से जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेषता के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में से अलग कर उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया है? सन 1905 की बंगाल विभाजन के भाषाई आधार पर किया गया है। भारत में पहला भाषाई राज्य कब गठित किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। फलस्वरूप आंदोलन और तीव्र हो गया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था? आयोग की सिफारिशों को सामूहिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1956 में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुछ संशोधन के साथ आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के अनुसार संपूर्ण देश के 14 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों को विभक्त किया गया है। 84 वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दल बदलने के में से क्या से हैं? दल बदलने का अर्थ राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन अर्थात जीवन विधायक का दल अपने दल की सदस्यता बनाने त्यागे बिना बुनियादी मामले पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना। 86 नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्य के लिए व्यक्ति की स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन इंफॉर्मेटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? रैडक्लिफ ब्राउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। थैंक यू।